गा मा पा ने सा गा रे सा नि धा पा मा गा रे सा। मैंने हजरत अमीर खुसरो पे उनकी जीवनी के बारे में लिखा, मैंने क्या क्या लिख डाला उसमें, कि वो पान खाते थे वो गिटार चल रहा है वहां पे, मैं हेड बैंग कर रहा हूँ टिक टिक टाक। दादा एकदम ना यूं हो गए देख के, बहुत हर्ट हो गया उनको। एक होता है बंदा ऑफेंड हो रहा है, ऑफेंड प्रो मैक्स हो गए वो शास्त्रीय संगीत एक टाइम पे, कि यार ये मुझे क्या ही दे देगा, पैसा तो दे नहीं रहा है। वो जो रिग्रेट हुआ ना कि यार ये हो गई गलती मुझसे। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो भाई साहब बहुत गरीबी है यार, फीस चाहिए तो भीख मांगने के बराबर है। किसी को लता मंगेशकर का ही खिताब चाहिए होता है, कोई कहता है कि मेरा बेटा उस्ताद राशिद खान साहब की तरह ताने मारे। पीपल डू नॉट नो द डिफरेंस अबाउट गवैया एंड अ गायक। ये मेरा मजाक उड़ाने लग गए लड़के कि ये क्या सुन रहा है यार, ये क्या है, ये क्या है वो हो रहा है। पूरी असेंबली में हाहाकार मच गया, हंस रहे लड़के लड़कियां सारे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सब हंस रहे, ये क्या हो रहा है। एक हफ्ते तक जो है ना मैं बहुत परेशान रहा। ये तो आ गया, अरे वो आ गया हा 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 हू करने वाला लड़का। सुरों की विरासत जब नस्लों से गुजरती है तो आवाज़ सिर्फ आवाज़ नहीं, एक पहचान बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ताल दत्वा पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक समृद्ध परंपरा से जुड़े उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब की विरासत को आगे बढ़ाने वाले और उनके ध्वजवाहक, युवा और बेहतरीन लोकप्रिय गायक गुलाम हसन खान साहब। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ताल दत्वा की पॉडकास्ट सीरीज में। तो हम बात करते हैं आपके बचपन की। अगर हमारी ऑडियंस में वो इंसान जो आपको जानता नहीं है, उसको आपको अपने बारे में बताना हो तो आप कैसे बताना चाहेंगे? आपके घराने के बारे में, रामपुर, आपका जो घराना रामपुर सासवान घराना, उसके बारे में कैसे बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ताल तत्व पे बुलाया। बहुत खूबसूरत है आपका ये प्लेटफॉर्म। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोस 1-2 महीने से। मेरा नाम है गुलाम हसन खान, मैं रामपुर सासवान घराने से बिलोंग करता हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम मेरे वालिद उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब से शुरू होती है, और ये सिलसिला जो है वो 4 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, जब मेरे वालिद ये देखते हैं कि मैं उनकी कुछ थोड़ी थोड़ी गज़लें जो हैं, जो वो उस ज़माने में गाते थे, उनकी ख़ुद की कॉम्पोजिशंस, उनको मैं सुनता था और रेसिप्रोकेट करता था। फिर पापा की ये इच्छा हमेशा से रही कि दादा से सीखूंगा, तो इब्तिदाई तालीम वालिद साहब से हुई, और उनके बाद मैंने अपने दादा पद्मश्री उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब से तालीम ली। और ये क्योंकि रामपुर सासवान घराना एक सिलसिलेवार तालीम इसमें चलती है, सीना वसीला तालीम चलती है, तो ये घर में ही था सब कुछ। तो गाने बजाने के साथ साथ दुआएं बुज़ुर्गों की मिली, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि रामपुर सासवान घराने में मैंने जन्म लिया और वालिद साहब से और दादा से, दोनों से तालीम मिली। तो जी। शास्त्रीय संगीत की तालीम, ख़याल गायकी की। तो आपका एक घराना, बड़ी एक विरासत रही, लंबी एक लेगेसी रही है आपकी। तो स्टार्टिंग से एक प्रेशर तो रहा होगा आपके ऊपर कि नहीं सीखना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, म्यूज़िक में ही जाना है। मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ कि मुझे कभी पता ही नहीं लगा, क्योंकि मेरे दादा एक ऐसे उस्ताद रहे कि जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत से और बहुत ही प्यार से, उन्होंने मुझे शायद ही मुझे लगता है कि शायद 1-2 बार लेसन के वक्त मुझको डांटा होगा, वरना बहुत प्यार से वो सिखाते थे। और इतने खुलूस से उन्होंने हमेशा ही मुझे बचपन से सिखाया कि मुझे कभी प्रेशराइज्ड फील नहीं हुआ। हाँ, बट जब खुद की उम्र होती है, जब इंसान बड़ा होता जाता है, वही एक बुज़ुर्गों की कहावत है ना कि गाना बजाना जो है वो बिल्कुल आपके हाथों के नाखून की तरह है, सर के बालों की तरह है, और आपकी एज की तरह है, वो साथ के साथ ही बढ़ता है। तो जब एज में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, वैसे वैसे ही जो है वो आपको पता लगता जाता है कि हाँ, अब आपकी ज़िम्मेदारी बन गई है, कि आपकी भगवान ने, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने ऐसी आवाज़ दी है कि अब पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू। फिर उसके अंदर से ही इंसान को एक मेहनत करने का एक तत्व होता है जो जाग जाता है अपने आप की, हाँ यार ये करना है। तो जिम्मेदारी तो है, लेके जानी है आगे। अब इसमें
there is no looking back also. कभी स्कूल में कई बच्चे ये नहीं बोलते थे साथ के जो होते होंगे, अरे यार गाने बजाने में क्या रखा है, या कभी कुछ इन सब बातों से कभी मिलता हो, या एक 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 कूलनेस फैक्टर भी आता है स्कूल या कॉलेज टाइम में, क्या होता है आप बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं आप, तो कभी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, दोस्तों में भौकाल झाड़ने के लिए, कभी इस चीज़ों का कभी, हालांकि म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक इबादत है, पर एक बचपना मेच्योरिटी उस समय होती नहीं, कभी ऐसा भी कभी आपने किया होगा? मैं बताता हूँ ना, आपने जो बात कही है, मेरे जो दोस्त थे, मैं आपको एक किस्सा, क्या बढ़िया सवाल पूछा, एक किस्सा बताता हूँ आपको मैं। होता क्या है कि ये ज़माना होता है दिल्ली में 2008 का। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, मेरे फ़ोन में वो एक नोकिया का फ़ोन आता था, एक्सप्रेस म्यूजिक करके, रेड वाला, ऐसे खुलता था, स्लाइडर, हाँ। मेरी मम्मी मुझको बस स्टॉप पे छोड़ने जाती थी बस में। फ्रंट सीट पे मैं बैठा होता था बस की, वो एक आती थी ना डिब्बे वाली सी बस आती थी, छोटी सी आरटीवी, वो चलती थी एक ज़माने में। तो वो मैं आगे बैठा हुआ, पीछे मेरे सारे यार दो जो लड़के होते हैं ना, जो हूटिंग कर रहे होते हैं, किसी को भी खिड़की में से देख के चीखते हैं। एक दिन क्या होता है कि मैं बड़े गुलाम अली खान साहब का एक रिकॉर्ड सुन रहा होता हूँ, का करूं सजनी आयना बालम, उनकी ठुमरी है। मेरे कान में हेडफोन लगा हुआ, और वो लड़के आए पीछे से, उन्होंने हेडफोन निकाल दिया, तो बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी बज रही। पीछे के लड़के कौन कौन से गाने सुनते थे कि वो उस टाइम पे, वो एमिनेम और अपना ये हनी सिंह और बादशाह के गाने वो सुन रहे होते थे। उनका एक अलग पंजाबी गानों का दौर था। तो ये मेरा मजाक उड़ाने लग गए लड़के कि ये क्या सुन रहा है यार, ये क्या है, ये क्या है वो हो रहा है। मैंने बोला यार ये तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, ये तुम्हारे बस की बात है भी नहीं। तो बहुत मजाक उड़ाते थे वो लोग, ये कहते थे अरे ये क्या तू हसन ये आ करके गा रहा होता है, और ये है क्या है वो है। एंड इनफैक्ट मेरी एक टीचर थी, उनकी भतीजी भी मुझसे, आई गेस भांजी थी या भतीजी थी, वो मुझसे अभी भी 2-3 साल पहले गाना सीखती थी, मिसेस बाबा मैम। तो वो 9th क्लास में भी मुझे बहुत एडमायर करती थी मेरी सिंगिंग को, कि बेटा तू बहुत अच्छा गाता है। उन्होंने मुझे असेंबली में एक दिन ना खड़ा कर दिया। अमूमन असेंबली में क्या होता है कि प्रेयर्स होती हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, और ये सब। मुझे खड़ा कर दिया कि एक बंदिश सुनाओ। वहाँ लड़कियां भी थी, वहाँ लड़के भी थे। अब लड़कों का क्या होता, वो तो लड़कियां बहुत मजाक उड़ा रही। ऐसा हुआ ना कि मैंने यमन की बंदिश गाई, मन हर लीनो पिया प्यारे, मेरे उस्ताद की बनाई हुई कॉम्पोजिशन है, उसमें मैंने ताने मारने शुरू। बंदिश तक तो ठीक है, चलो हो गया। तबला भी अनट्यून्ड बज रहा, वो जो तबले वाला था उसको क्या कहाँ वो होता, खड़े होके गा रहा हूँ असेंबली में। अब वो जब तानों की बारी आई, कि जब ताने चल रही थी, और मेरी आकार छोटी उम्र से ही दादा ने काफ़ी ऐसी कर दी थी आपके आशीर्वाद से कि अच्छी लगती थी। अब जो सुनता था, पूरी असेंबली में हाहाकार मच गया, हंस रहे लड़के लड़कियां सारे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सब हंस रहे, ये क्या हो रहा है। एक हफ्ते तक जो है ना मैं बहुत परेशान रहा। ये तो आ गया, अरे वो आ गया, हा 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 हू करने वाला लड़का। ये 9th क्लास की बात है। जैसे ही मैं 12th क्लास में पहुंचता हूँ, बहुत इज्जत हो जाती है उसी चीज़ में, क्योंकि क्या है ना, जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि सबका हिसाब बन जाता है। और जितने भी मिलेनियल्स हैं ना, उन लोगों को एक्चुअली में ये पता है कि ये शास्त्रीय संगीत होता क्या। उसमें से बहुत सारी मेरी दोस्त और मेरे कुछ दोस्त, कोई कथक सीख रहा है, कोई भरतनाट्यम सीख रहा है। मेरा एक दोस्त है मेरी क्लास का ही, वो मुझसे गाना सीखता है, आज भी गाना सीखता है मुझसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे बड़े गए ना, हम लोग सब बड़े हुए ना, वैसे वैसे जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वो जितने भी बैक बेंचर्स हैं, कभी कभी, अब तो सब बड़े हो गए, सब शादीशुदा हो गए, बट आज भी कभी कभी फ्रंट सीट पे बैठ के सुनते हैं मुझको। तो ये बड़ा सुंदर लगता है मुझको कि वंस आई यूज्ड टू गेट ट्रोल्ड अबाउट क्या कर रहा है ये, व्हाट इज ही डूइंग, एंड नाउ पीपल लव माय म्यूजिक, दैट इज समथिंग। क्योंकि अभी आपने बात काफ़ी आसान शब्दों में कह दी, बिकॉज ये आज भी रिलेवेंट है, आज भी इस बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है।
किसी बच्चे को इस टॉपिक के लिए, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए क्या है कि स्ट्रगल तो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो किसी को गुरु नसीब होते हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। दिस इज वॉट आई हैव लर्नड थ्रू आउट माई लाइफ। यू नो, there is a fine example when my ustad used to sit in front of me and he used to teach me. Then he used to say one thing कि बेटा मेरे मरने के बाद there will be no one to teach you music जैसे मैं सिखाता हूँ, उस साफ दिली से, उस मोहब्बत से। तो मैं उस टाइम पे ये सोचता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, वेयर इज़ ही गोइंग। बिकॉज मुझे लगता था कि शायद ज़िंदगी और मौत जो है वो तो आनी ही है। बहुत ही नॉनशलेंट बिहेवियर था उस टाइम पे मेरा, कोई बहुत ज़्यादा मैं बंदिश सीखता था, मोबाइल से नहीं कभी भी सीखता था। मेरा ये होता था कि आज भी आप मुझसे कोई भी बंदिश सुनेंगे, मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग है मेरे पास कुछ, मैं जो मेरे उस्ताद देते थे मैं ऐसी ग्रास्प करता था। तो वो मुझको कहते थे कि यार मेरे मरने के बाद कोई नहीं सिखाएगा। तो मैं बोलता था कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मतलब, मुझे लगता था कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे पापा हैं, पापा को खुदा सलामत रखे, वो बंदिश दे पाते हैं, आज भी देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी उनकी लिखी हुई चीज़ें। बट क्योंकि वो पापा है, वो डिसिप्लिन में, मतलब मैं, उनका और मेरा रिश्ता बहुत डिफरेंट है। उनका मेरा रिश्ता थोड़ा ऐसा ही है ना कि बिल्कुल तू बेटा है मेरा, ये है। बट उस्ताद का दर्जा ही बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे ये लगता है कि गुलाम सादिक खान साहब के बाद मैंने सिर्फ जिंदगी में धक्के खाए हैं। मैं आपको बताऊं, 2016 में ही डाइड एंड नाउ इट्स 2026, इट्स बीन 10 years एंड अभी भी वो वॉइड जो है ना, वो अब तो खैर ज़िंदगी भर रहेगा। बट आज उनकी तालीम के बारे में, उनकी जो उन्होंने मुझे चीज़ें याद करवाई, वो मेरे बहुत काम आती हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि आजकल की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि देखिए ये सवाल बहुत आपने सुंदर पूछा, इसका जवाब बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसको क्यों डिटेल में दिया, क्योंकि ये पता होना चाहिए। ये जितने भी मेरे शागिर्द सामने भी बैठे हैं या आसपास जितने भी मुझसे शागिर्द सीखते हैं गाना, आउट ऑफ मेरे ख्याल से अगर मेरे 50 शागिर्द हैं, तो उनमें से 6 और 7 को ही इतनी वो समझ पाते हैं कुछ चीज़ें कि हाँ यार ये उस्ताद हैं। यहाँ जो है वो हमें अगर ये चीज़ दे रहे हैं तो वी हैव टू टेक इट। वरना बहुत लोग आते हैं, वो आके सीख सीख के चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि नहीं आज मेरा बेटा ये करना चाहता है, किसी को लता मंगेशकर का ही खिताब चाहिए होता है, कोई कहता है कि मेरा बेटा उस्ताद राशिद खान साहब की तरह ताने मारे। बट डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस्ताद से जो भी मिल रहा है, एक छोटी सी बंदिश, एक अस्थाई भी आज अगर एक उस्ताद ने एक क्लास में सिखा दी, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। ज़माना बदल रहा है बहुत तेज़ी से। तो मैं ये आज की जनरेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया जो ले रहा है, जो उस्ताद दे रहे हैं वो ले लो। ये मत सोचो कि आज आज तो बंदिश करा दी, अरे सर आप ये भी करा देते तो ऐसा हो जाता। भले ही वो घर जाके जो है वो रियाज कर पाए उतना या नहीं कर पाए, लोगों में बहुत आग है सीखने की, बट वो आग ठंडी हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो यही एक मेरा मैसेज है कि जो मिल रहा है उसको लो, उसको संभालो, टेक द प्लेज। कभी कोई बहुत वियर्ड डिमांड नहीं आई कि आपसे कोई सीखने आया कि इनको ये करा दो, लाइक तैयारी करा दो किसी रियलिटी शो की, तो बहुत वियर्ड डिमांड कभी आई हो कुछ आपसे? ये तो रोज़ आती है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, एक तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। तकलीफ क्या है, लोगों में इंटेलेक्ट की कमी है। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ये थोड़ा अगर लेंदी हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, मज़ा आता है बात करने जैसा में। आपको देखिए चाहिए। क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, म्यूज़िक टीचर
उस्ताद, वोकल म्यूजिक टीचर, इंस्टीट्यूट इन साकेत दिल्ली, हम्म, म्यूजिक ट्यूटर्स इन दिल्ली, हम्म, ये 5 से 6 तरीके के क्लासिफिकेशंस लोगों ने बना रखे हैं। लेकिन एक उस्ताद जो है वो कोई सर्च नहीं करेगा आपको कहीं कि उस्ताद इन दिल्ली, कि कोई उस्ताद से मैं गाना सीखवाऊँ अपने बच्चे को। उसी तरीके से डिमांड होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि शुरुआत में अयान भाई से आपने, मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे शागिर्द क्या, वो मेरे बड़े भाई हैं। अयान भाई, अयान चौधरी भाई, उन्होंने क्या बताया आपको कि उन्होंने वो वक्त देखा है हम्म, कि जब उस्ताद और शागिर्द सामने बैठे होते थे ना, तो वो एक पर्दा जो है ना, वो लोग कभी जिंदगी में भी नहीं समझ पाएंगे। वो पर्दा जरूरी है। यहाँ आएंगे बच्चे, सर मेरी बेटी है, शी इज इन 12th क्लास एंड शी नीड्स टू लर्न म्यूजिक नाउ, शी इज ईगरली वेटिंग टू लर्न म्यूजिक। मेरा बेटा है, वो 7-8 साल का है, मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो एक तरफ टेनिस खेलता है तो दूसरी तरफ उसको मैं सोचता हूँ एज अ हॉबी मैं उसको सिखाना चाहता हूँ। दैट इज द एटीट्यूड। वो उसी वक्त अपने बच्चे का एटीट्यूड बता देंगे कि जब माँ बाप ही, ये गलती नहीं है, सी मैं ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर आप कोई, क्योंकि देखिए हर गली कूचे में आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ये 3 जगह ऐसी हैं कि हर गली में उस्ताद बैठा हुआ है। हर गली में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, बट मुझे शायद लगता है कि जो मेरी गायकी है, जो लोग सुनते हैं, जो लोग उससे प्रेरित हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खुद आ जाते हैं। मुझे लगता ये मेरे उस्ताद लेके गए, दे के गए हैं मुझको, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ही आ जाओ मेरे पास, कुछ सिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब आएंगे, आके बैठेंगे। लेकिन एटीट्यूड जो है कि सर इसको ये 10 दिन में प्रयाग समिति इलाहाबाद का जो एग्ज़ाम है इसका, ये आप करवा देंगे इसको, ये बंदिश, ऐसे भी बच्चे लेने पड़ जाते हैं। या इंडियन आइडल वाले आ जाते हैं, या कि हसन भाई मेरी बिटिया को आप सिखा देंगे 1 महीना। तो मैं क्या सिखाऊं कि वो जो है वो एक ऐसा ऐसा गीत है और ऐसे ऐसे। मेरी बिल्डिंग में कुछ लोग रहते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो मेरा बेटा जो है वो तबला सीखना चाहता है, आप तबला सिखा देंगे? म्यू क्योंकि तरीका हो गया लोग, भाई देखिए यही एक बात होती है कि अगर एक म्यूजिशियन है तो उसको कीबोर्ड भी बजाना आता होगा, इसको हारमोनियम भी बजाना आता होगा, इसको तबला भी आता है, उसको ढोलक भी आता होगा। एक बंदा आता है मेरे पास, कहता है आप ढोलक सिखा देंगे मेरे बच्चे को? मैंने बोला हाँ सिखा दूंगा। मैं कैसे सिखाएंगे? तो मैंने बोला मतलब मैं अरेंज कर दूंगा आपको, मेरे कुछ दोस्त हैं, सिखवा दूंगा, लेकिन इसको बच्चे को मैं करवा दूंगा। वो कहते हैं नहीं नहीं हमें आपसे ही सिखवाना। मैंने, यार मैं गवैया हूं, मैं गाना गाता हूं। सो बेसिकली पीपल डू नॉट नो द डिफरेंस अबाउट गवैया एंड अ गायक। हम्म, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। गवैया इज गवैया भैया, गवैया इज प्रॉपर गवैया। हाउ, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि गवैया जो होता है उसको पूरी सिलसिलेवार तालीम होती है उसके पास। आप उसको बोलेंगे राग भीम पलासी गाओगे, राग भीम पलासी सुना देगा आपको। आप उसको बोलेंगे आप नट भैरव सुनाइए जरा एक बंदे को, सुना देगा। दैट इज गवैया। उसके पास तालीम है, उसके पास ऑर्नामेंटेशंस हैं, वो पूरा बैठा हुआ है आपके पास, उसको, वो गवैया है। और एक गायक जो होता है, आप उससे एक्सपेक्ट, आजकल लोग हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता, हैं लड़के लड़कियां गाने बजा रहे होते हैं उनके, बड़े बड़े आजकल मैं देखता हूँ रील्स पे गाने चल रहे होते हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ कि हाँ यार कोई इंसान, लेकिन जागरूकता जो है ना, आप दिल्ली गुड़गांव में देखें, अगर आप किसी कैफ़े में चले जाएं, वहाँ बच्चे बैठे होते हैं, वो कैसे कैसे गाने सुन रहे होते हैं। उधर आप ये थोड़ी देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजा रहे हैं। उधर आप ये नहीं देखेंगे कि याद पिया किया है बड़े गुलाम अली खान साहब गा रहे हैं। उधर आप सिर्फ ये देखेंगे कि वो
ढिक ढक चिक वाला म्यूजिक चल रहा है एकदम, लड़कियां खुश हो रही हैं, लड़का सामने बैठा बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं एक दूसरे को। वो आजकल के गाने हैं, वो पता नहीं लड़का गिटार बजा के गा रहा है और ये हो रहा है ताम झाम। तो तहजीब की बात है। अगर आप उनको वो बोलेंगे ना कि अच्छा मम्मी पापा ने बोल भी दिया, चलो मम्मी पापा अमूमन ऐसे होते हैं कि वो शास्त्रीय संगीत की इज्जत जरूर करते हैं, अभी भी वो आके बोल देंगे नहीं बेटा तुम्हें ये सिखवाएंगे। अब आए बच्चे, सा को भी वो सै करके लगाएंगे। वो एक रील वायरल हुई थी, एक लड़का है वो कुछ करता है, बड़ा बड़ा अच्छा उसका मुझे कॉन्सेप्ट लगा कि वो आजकल के बच्चे या कुछ नॉट सी बेसिकली माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि शास्त्रीय संगीत जो है ना वो हमारे देश की धरोहर है, उसको बढ़ाना है, उसे घटाना नहीं है। सब अपना म्यूजिक करें, सब कुछ करें, बट मैं सोचता हूँ कि ना एक लेसन प्लान में बच्चों के होना चाहिए कि हाँ यार म्यूजिक में आपको 8-10 राग आने चाहिए। कैसे नहीं बढ़ेगा शास्त्रीय संगीत? भाई स्कूल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस है, म्यूजिक टीचर को लगा लेते हैं स्कूल में, और वो म्यूजिक टीचर को खुद को ही अस्थाई अंतरा समझ नहीं आता, खुद ही म्यूजिक टीचर उल्टा सीधा गा रहे होते हैं, जुगाड़ से लग रहे होते हैं लोग आजकल। क्या ही करेंगे, दुविधा है। दुविधा की आपने बात की, दुविधा आपके सामने भी कई बार आती हो कि दोस्तों यारों महफिल में बैठते आज यार ये कर दे सुना दे, इस टाइप की दुविधाएं कई बार? मेरे दोस्त समझ जाते हैं, जो मुझसे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है बंदा, वो समझ जाता है कि हाँ यार ये सुनाएगा तो कुछ डिफरेंट ही सुनाएगा। हालांकि मैं गाने वैसे भी सुना देता हूँ। मेरे पापा ने मुझको हमेशा बोला कि यार तुम चौमुखा गाना गाओ। जैसे कि मैं अभी 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जाता रहता हूँ, इस साल भी मेरा कुछ प्लान है जाने का। अभी यूके भी जाने का मुझे ऑफर है कि मैं जाऊँ। इधर की ऑडियंसेस क्या हैं, वहाँ वो 15-20 मिनट क्लासिकल सुनेंगे, उसके बाद सारे पुराने गाने या गज़लें मैं सब गा लेता हूँ। लेकिन मेन जो मेरा एटीट्यूड है गाने का या मेरा डिसिप्लिन है वो है शास्त्रीय संगीत, ख्याल गायकी। अब गज़ल में अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि वो मेहंदी हसन साहब जैसी मिठास ले आऊँ मैं, वो नहीं ला सकता, बट हाँ गज़ल सुर में और ताल में गा लूँगा। और मेरी उर्दू भी बड़ी, मतलब जो ज़ुबान है उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, क्योंकि मदर टंग है शुरुआत से ही, तो आ जाता है। ये तो सब सब सुना दूँगा। आप अगर मुझसे कोई किसी महफिल में बैठे होंगे, अगर आप बोलेंगे कि हाँ यार आप एक काम करिए, आप एक सोनू निगम का गाना सुना दें, गा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सुना दूंगा। कभी अगर आपने बात की सोनू निगम की, बॉलीवुड की आपने बात की, तो आपका कभी प्लान है कि कभी बॉलीवुड में कोई मौका मिले या कभी कुछ थॉट रखते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड में? बिल्कुल। हम्म, मैं कभी भी मैं खिलाफ नहीं रहा हूँ किसी भी म्यूजिक में। व्हाई वुड आई आई एम अ म्यूजिशियन, मेरी गाड़ी में आप बैठे और आप मेरी प्लेलिस्ट देखें, आप बोलेंगे कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था विद माय स्टूडेंट और मैं सोनू निगम जी का गाना सुन रहा था। मैं अभी वो मुझे देखो आप, वैसे बड़े भारी भरकम में नाम, रागों के नाम होते हैं, राग शहाना, अडाना, दरबारी, आभोगी, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आप मेरी गाड़ी में जाओ, आप देखोगे तो सिद्धू मूसेवाले के गाने चल रहे होते हैं। मुझे उसका ट्रैक बहुत पसंद है 295, और लास्ट राइड मुझे बहुत पसंद है उसका, बड़ा बड़ा मुझे बहुत पसंद है वो आर्टिस्ट, पता नहीं क्या ही है वो। मतलब लोग मास्टर सलीम को सुन रहे होते हैं, बहुत अच्छा है, बट मैं सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनता हूँ। वाई? बिकॉज मैं अवेयर रहता हूँ चीज़ों के। आई एंजॉय म्यूजिक रादर देन क्रिटिसाइजिंग समवन। क्यों ही क्रिटिसाइज करना। मैं रैप सुनता हूँ, मैं इंग्लिश गाने भी सुना करता था, हालांकि मुझे कभी भी इंग्लिश इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती वो क्या ही बोलते हैं, बट मैं सुनता हूँ, मज़ा आता है। मैं ये सोचता हूँ कि यार हमेशा शास्त्रीय संगीत के एटीट्यूड में रहना भी जो है ना, वो एक दुश्वारी का काम है।
वरना मुझे साधु संत समझ बैठेंगे लोग। और मैं अभी लड़का हूँ और दिल्ली का लड़का हूँ, मैं चिल करता हूँ। कुर्ता पजामा मैंने पहना हुआ है, गाऊंगा, आप जो बोलोगे मैं आपको सुना दूंगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड आई लिसन टू एवरी म्यूजिक, मज़ा आता है। आपने बात की दिल्ली के लड़के की, कॉलेज टाइम की अगर हम बात करें आपके, तो कॉलेज टाइम कैसा रहा आपका? कॉलेज टाइम बहुत मेरा मज़ेदार ही रहा। क्यों? क्योंकि 12th में तुक्के से पास हुआ था मैं। मेरे वालिद बड़े यू नो मेरे से जो है वो नाराज़ रहते थे कि यार तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, बहुत ज़्यादा। 10वीं में पास हो गया, 11th में फेल हो गया था। 11th क्लास में आई गॉट बहुत ही बुरे मार्क्स आए थे मेरे, बट बजाय 11th रिपीट करने के मैंने ओपन से कर लिया 12th, तो वो 1 साल बच गया। 12th में मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ था, कुछ ना कुछ पढ़ के मैं पास हो गया कैसे करके। फिर मैंने जब PCA का एग्ज़ाम दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, सो आई वेंट टू किरोड़ीमल कॉलेज। मैं हिंदू कॉलेज में भी गया, मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया म्यूज़िक का, मतलब उसमें मतलब आप कुछ भी तबला हारमोनियम या ख्याल सुना दो, बट आपको किसी ऑनर्स में उसके बल पे एडमिशन मिल जाता था। तो मैं हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा रहा था, बट फिर मैंने सोचा यार ठीक है हिस्ट्री ऑनर्स करा, फिर मुझे 3 साल जो है वो पढ़ाई थोड़ी झेलनी पड़ेगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने म्यूज़िक ऑनर्स ले लिया। फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में मैं गया। मज़े की बात क्या है, उधर भी मुझको ऐसा लगता था कि सिर्फ बंदिश सुनाने से ही काम बन जाएगा, मगर ऐसा नहीं था, बहुत थियोरी भी थी। अब थ्योरी में मेरे बहुत ही वाहियात किस्म की मेरी राइटिंग है, मेरी राइटिंग कभी से भी अच्छी नहीं, तो हिंदी की तो बिल्कुल ही गई गुजरी राइटिंग है। तो मेरे टीचर लोग जो थे वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करते कि यार तुम क्या लिखते हो इतना, मतलब एक पेज अगर भरना होता तो मैं 4 लाइनों में पूरा एक पेज भर देता था। मेरे दोस्त मेरा मजाक आज भी उड़ाते कि यार हसन भाई जो है वो ऐसी ही लिख देते हैं कुछ भी, और मैं कहानियां भी बहुत बनाता था। मैंने क्या क्या मैंने मैंने यू नो हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक का पेपर था मेरा, मैंने हजरत अमीर खुसरो पे एक उनकी जीवनी के बारे में लिखा। मैंने क्या क्या लिख डाला उसमें, कि वो पान खाते थे और वो गजल गाते थे। मतलब कितनी बहुत बेवकूफ आदमी। लेकिन वही एक बात आई ना कि तालीम की बात, मैं जब क्लास में बैठता था मुझे बच्चों से पहले बंदिश पूरी याद होती थी, क्योंकि मेरे उस्ताद ने ऑलरेडी करवाई हुई थी मुझे, वो भी 10-11 साल पहले। तो मैं बड़ा मजा आता था तब, मैं सोचता था कि अरे अच्छा, ये इसी वजह से दादा कहते थे कि भाई मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी इतना माल मसाला देके चला गया हूं कि तुम आगे आराम से चिल करोगे। यही हुआ। मैं ऐसा उस्ताद होना है ही नहीं, अब शायद पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं फख्र करता हूँ कि मैंने खुदा को देख लिया है। आई हैव सीन गॉड इन फ्रंट ऑफ माई आइज इन द फॉर्म ऑफ माई उस्ताद। वो वाइब ही नहीं है किसी के अंदर। मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक बात बोलता हूं, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ वाइब्स। यू नो वो जो वाइब है ना, मेरे उस्ताद का जो मेरा कनेक्शन था ना, नो वन कैन। बहुत बड़ा काबिल उस्ताद भी आके मुझे 2-4 बंदिशें सिखा देगा। वो मोहब्बत, वो जो आ, वो जो लॉयल्टी होती है ना, वो जो कहते थे ना। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो मेरा, लोग मुझे जानते हैं गुलाम हसन खान की हैसियत से कि हाँ यार ये एक आर्टिस्ट है। अगर आज मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे होते और जीवित होते,
और आप अगर ये देख रहे होते कि आप सब मेरे से गाना सीख रहे हैं, लेकिन मेरे जब उस्ताद होते तो आप उस चीज को एंजॉय करते कि यार इस बंदे का एटीट्यूड आज भी वही है अपने उस्ताद के आगे जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड इस आदमी के आगे है। मैं जब वो उठते थे, वो अपने ही बेड पे सिखाते थे, बिठा के आराम से। तो मैं जब भी रोजाना का मेरा रूटीन था कि मुझसे पहले पानी मंगवाते थे वो कि बेटा ज़रा पानी पिलाओ, फिर बैठते थे कि चलो आज क्या करोगे। तो मैं सबसे पहले मेरा डिसिप्लिन ये था कि मैं जो था उनके पास जाता था तो उनकी खिदमत करना मेरे लिए क्या होता था कि मैं उनके हाथ चूमता था, यूँ करके यूं यूं अपने आंखों से लगाता था। रोज का मेरा यही रूटीन था, उनके पैर दबाना, उनके जूते साफ करना और उनको गाड़ी से इधर उधर लेकर जाना, सब कुछ मैंने किया है। वही है, मेरी मम्मी ने बहुत खिदमत करी उनकी। वो जो मैंने जिंदगी में कमा लिया है, शायद वो पैसा भी नहीं दे सकता, कुछ कोई दुनिया में ऐसा इंसान ही नहीं बना जो उतनी मोहब्बत मुझे कर पाएगा। तो ये कॉलेज की लाइफ से क्यों रिलेट कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि वो मुझसे बहुत नाराज होके गए लाइफ में। ये एक बड़ी दुखद बात बतानी थी, एक बात में से बात निकलती है ना। बात नहीं समझ। कि आप मुझसे कॉलेज की बात पूछ रहे थे। कॉलेज का मेरा दौर बहुत ही इंजॉयबल गया है, क्योंकि मेरे दादा मुझे रोज आके वापसी में ना, मैं जब कॉलेज से आता था तो मुझसे वो खबर लेते थे कि यार तुम्हें वो वाले प्रोफेसर मिले, तुम्हें वो वाले प्रोफेसर मिले, तुम्हें ये मिले वो मिले। वाई, क्यों पूछते थे वो? क्योंकि वो जागरूक उस्ताद थे। कि वो ये क्यों पूछते थे, उसके पीछे एक राज था, और वो राज क्या था कि तूने तो बंदिश गलत नहीं गा दी वहां पे, क्योंकि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक हैसियत में बैठा हुआ हूँ, मैं तेरा उस्ताद हूँ। तूने तो कोई गलत सलत बंदिश नहीं सुना दी अपने प्रोफेसर्स के आगे जो मेरी नाक कट जाए। मैं कहता था नहीं उस्ताद, अगर मुझे वो बंदिश नहीं आती थी तो मैं चुप हो जाता था। बट मेरे जितने भी टीचर्स थे कॉलेज के, आज भी अगर मैं फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स जाता हूँ, मैं सोचता हूँ मैंने बहुत सीखा है वहाँ से। परमात्मा का आशीर्वाद है, वो नसीब की ही बात होती है। संगीत जो है ना, वो आपको चुनता है, आप नहीं चुनते हो संगीत को, संगीत आपको चुन लेता है। मैं पूरिया गाऊं, मारवा गाऊं, वो आवाज ही लगाऊंगा ना, उस 4-8 बंदे उठ के बोलेंगे अरे यार ये इज समथिंग। और ये नहीं सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा, आज भी मैं बोलूंगा कि मैं रियाज नहीं करता हूँ, मगर जो ट्रेनिंग मिली है, जो उस्ताद की तरफ से आया, वो जो लेवल है, वो आपके आगे है जो भी है। कॉलेज मज़ा आता था बहुत। मेरा एक दोस्त मेरे साथ घूमता था, ऑल्टो गाड़ी थी उसके पास, अभी भी मिलता है। हम लोग गाड़ियों की बात करते थे, और स्कूल से लेके कॉलेज तक भी ना मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं गेम्स की सीडीज़ लाता था और खूब मज़े से गेम्स खेलता था पीसी पे, पीसी गेमिंग करता था। पढ़ाई मैं करता नहीं था, घूमता रहता था कॉलेज में, कमला नगर मार्केट घूमता था। मैंने बाल अपने रंगवा दिए थे, और उस टाइम पे मैंने बैंड भी था, मेरा एक खुद का बैंड था मेरा, यू मस्ट बी नोइंग। मेरे बैंड का नाम था परहित। मेरा जो दोस्त था ड्रमर, उसने और मैंने स्टार्ट किया था वो बैंड। बड़ा मस्ती मजाक किया हमने 3 साल, बड़े बढ़िया कॉलेज फेस्ट बजाए। और वो जो आप बात कह रहे थे भौकाल, मैं बहुत ही गंदा दिखता था। मतलब वो होता है ना, एक एक बात होती है ना कि भैया सारी लाइमलाइट जो है ना, वो गिटारिस्ट ले जाता था, वो गिटारिस्ट ही लेके जाता। मुझे कोई भाव नहीं देता था, मैं आपको सच बताऊं, कोई किसी ने कभी भी भाव नहीं देता था कोई मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा शास्त्रीय संगीत का वैसे लोग मुझे ये समझते थे ये क्या, ये करता है। फैकल्टी की लड़कियां वो इज्जत करती थी कि नहीं हसन तो, बट वो क्या है कि वो हसन से हसन भाई कहती थी। तो कुछ ऐसा नहीं है, बड़ा मज़ा आता था, लेकिन बहुत अच्छी लाइफ थी। आज नहीं है वो बात। व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं, टेलीग्राम पे बच्चे चीज़ें कर देते हैं, वहीं पे ही पेपर आ जाते हैं। आजकल तो माशाल्लाह कुछ अलग ही ज़माना चल रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब टेलीग्राम ही बैन हो गया है, स्नैपचैट चल चुका है,
उसी पे पूरी ज़िंदगी लड़के लड़कियां लिख देते हैं अपनी स्नैपचैट पे, आज मेरी उससे बात हुई थी, आज उसने स्नैप भेजा। वो टाइम अलग था, उस टाइम पे सिर्फ व्हाट्सएप था, फेसबुक। लेकिन हम तब भी सामने आमने बैठ के ही सब लोग सारे दोस्त बात करते थे। आज तो स्नैपचैट ले लो आप, और इंस्टाग्राम चल गया है। इंस्टाग्राम जो आप मुझे जहाँ से मिले या मैं आप मुझे जानते हैं, Instagram was a very personal thing once upon a time for me. I used to post only my things जो बहुत पर्सनल होती थी। पिक एक खींच ली सदियों में एक, तो वो डाल दी, बस ऐसा था। कॉलेज बहुत बहुत बढ़िया गुजरा। एक एक बात थी जो रह गई थी, वो ये थी कि मेरे दादा, what I felt कि थोड़े से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में मुझसे नाराज़ होके गए। ये भी कॉलेज लाइफ का ही एक पार्ट है। बताता हूँ कैसे, कि ना मेरा बैंड था। देखिए, जब आप शास्त्रीय संगीत में आपका नाम होता है या आप एक ऐसी लेगेसी से आते हो ना, तो पुराने उस्ताद ये बोलते थे कि यार तुम कुछ ऐसा ना करो जो बहुत ही ना कॉमन हो जाए। यू शुड ऑलवेज फील अनकॉमन अबाउट योर सेल्फ। दैट इज वॉट इज लिमिटेड एडिशन नाउअडेज, राइट? वो एक्चुअली में जब मेरा बैंड बना था, तो वो बड़े नाराज थे इस चीज़ को लेके। वो ये कहते थे, यार ये क्या कर रहे हो तुम। मैं सोचता था कि तुम गवैये बनो, अच्छा काम करो, तुम ये क्या अपना। क्योंकि एक दिन ना मैंने ना बहुत ही बेशर्मी से टीवी पे कनेक्ट करके उनको अपनी वीडियो दिखा दी, और उसमें मैं तराना गा रहा हूँ। देश का तराना है, ताना ना दिर दिर दीम दिर दिर दीम, ताना ना दिर दिर दीम, तुम ताना ना दे रे ना ता दा रे दानी, ना दिर दानी तुम दिर दानी, दे रे ना ता दा रे ताना दे रे ना, नादिर तुम दिर ता दे, तुम ताना ना दे रे ना ता दानी, ताना ना दिर दिर दी। अब ये क्या है कि देश है, राग देश बहुत बढ़िया राग है। उसकी वीडियो मैंने चला दी IIT रुड़की की, उनके ही सामने। वो भी फ्यूजन हो रहा है, वहां लड़के लड़कियां एंजॉय कर रहे हैं, लोटे लगा रहे हैं जमीन पे, और वो गिटार चल रहा है, वहां पे मैं हेड बैंग कर रहा हूं, टिक टिक टाक। दादा एकदम ना यूं हो गए देख के, बहुत हर्ट हो गया उनको। मतलब एक होता है बंदा ऑफेंड हो रहा है, ऑफेंड प्रो मैक्स हो गए वो बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, हाउ वाज दैट, यू नो। वो मेरी जिंदगी का बहुत एम्बैरेसिंग पार्ट था। वो मुझे आज समझ आता है। वो मायूस हो गए, और वो ऐसे मायूस हुए ना कि उन्होंने 1.5 साल 2 साल तक ना बहुत ही ज्यादा बीमार तो थे। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन प्रॉब्लम। पार्किंसन पी था उनको, रेयर किस्म का, जिसमें दिमाग में चक्कर आते, ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते थे। वो कुछ बताते थे, मैं बोलता था, वो कुछ समझते थे, मैं कुछ समझता था। और वो जो उम्र होती है ना, बहुत ही नाजुक होती है। 18 से 21 साल की उम्र में मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे ख़राब डिसीजन उसी उम्र में ले लिए। 18 19 20 21 22 तक तो मैं सोचता हूँ कि वो गुजर गए थे, तो वो बड़ा बुरा वक्त भी रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 3 साल में बहुत कुछ ले सकता था उनसे, सब वेस्ट कर दिया मैंने बैंड के चक्कर में। मुझे ये लगा कि शायद बैंड मुझको कुछ ऐसा दे देगा, वो कुछ ऐसा फेम दे देगा जो अति उत्तम होगा। आई यूज टू कैरी ऑल माई इक्विपमेंट्स। कीबोर्ड मैं खुद बसों में चढ़ चढ़ के लेके जाता था। मेरा कीबोर्डिस्ट खुद ही अफोर्ड नहीं कर पाता था
कीबोर्ड, मैंने दिलाया उसको, मेरे दोस्तों ने मिलके दिलाया। हम लोग आज भी टच में हैं, अब वो बड़े हो गए, बट वो मिलते मेरे दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन लोगों ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, स्ट्रगल किया हम लोगों ने सब ने मिलके। बट वही बात है ना कि आप एक जगह अपनी एनर्जी ऐसी दे रहे हो जहां कोई फायदा ही नहीं है, और एक जगह आपको लगा, मुझे भी यही लगा कि ना शास्त्रीय संगीत एक टाइम पे कि यार ये मुझे क्या ही दे देगा, पैसा तो दे नहीं रहा है, उल्टा लगा ही रहा हूं, देता तो कुछ भी नहीं है यार, क्या है, क्या ही करूंगा। जब मेरे दादा का आखिरी दिन था इस दुनिया में, उससे भी 2 रात पहले मेरी लास्ट क्लास थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मैं तो बड़ा अपसेट हो गया था। मुझे वो सिंधूरा सिखा रहे थे, एक राग है राग सिंधूरा, वो मुझे सिखा रहे थे। और 2 टाइम थे, दोपहर को वो मुझे राग पूरिया सिखा रहे थे। मतलब सिखाने के लिए तो मैं रात सुबह सुबह फजर में अगर हुआ तो मैं बैठा हुआ हो जाऊँ, वो मालिकौस की बंदिश गा रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को तालीम दे रहा हूँ या किसी बच्चे को मैं इल्म दे रहा हूँ तो उसके लिए रागों का प्रहर ज़रूरी नहीं होता। ये मेरी सोच है। मैं मतलब पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग बड़े बड़े आर्टिस्ट आपके यहाँ आते हैं, शायद बुरा लगे, बट ठीक है। मेरा पूरिया चल रहा था उस टाइम पे और दूसरी तरफ सिंधूरा चल रहा था। तब उन्होंने मुझे बड़े वो जो एक इंस्पिरेशन थी ना, जो मेरे को आंखों से मैंने देखी और मैंने बोला कि यार मैं क्या कर रहा हूं। कब्र में वो बेचारे पैर लटकाए बैठे थे और तब भी सर वो जो थे वो शास्त्रीय संगीत सिखा रहे थे मुझको, तो वो विद दैट फुल डेडिकेशन। वो एक बंदिश है पूरिया की, घर आए देख तो रे दर्शन मोरे चतुर पिया पिया, घर आए देख तो रे दर्शन मोरे चतुर पिया, वो सिखा रहे थे। ठंड का टाइम था, टोपी पहने वो सिखा रहे थे। उनका एक टाइम ऐसा आ गया था कि उनको मई या अप्रैल में भी ठंड लगती थी, कमजोर हो गए, टोपी पहने हो। इस बंदिश को याद कर उन्होंने अंतरा, आज भी जो है वो मैं रिकॉर्डिंग से सुन रहा हूं, राशिद खान साहब की रिकॉर्डिंग से मुझे वो अंतरा सुनने को मिल रहा है यूट्यूब से। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं कि वो अंतरा बताने ही वाले थे अगली क्लास में, चले गए। वो जो रिग्रेट हुआ ना कि यार ये हो गई गलती मुझसे कि मैंने 3 साल अपने ऐसी जगह दिए जो मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। कंपटीशन था, एक ये था कि हाँ आज मुझे पता नहीं कौन सा पत्थर हासिल हो जाएगा जिन्हें मैं अगले दिन ही जो हूँ वो रॉक स्टार बन जाऊंगा, अगले दिन ही मैं सब कुछ कर बैठूंगा। कुछ भी नहीं हुआ। जैसी मैंने वापसी में जब उनके गुजरने के बाद मैंने बोला यार नहीं, अब मैं क्लासिकल ही करूँगा। आप देखिए बड़े बड़े कॉन्सर्ट वेन्यूज़ पे मैंने उसी वक्त से गाना शुरू कर दिया। 2016 से फिर मैंने फटाफट नाम कमाना शुरू करा क्योंकि एहसास था। तो वो जो रिग्रेट है ना आज भी मुझे बहुत दर्द देता है कि उस्ताद अगर नाराज गया आपसे तो दुनिया में आपने कुछ अचीव नहीं। मैं कल को आपकी दुआ से पद्म श्री भी ले लूं, पद्म भूषण भी ले लूं, मेरे उस्ताद अगर मेरे से नाराज गए हैं ना तो मैं सोचता हूं कि पद्म श्री और पद्म भूषण लेके मैं क्या ही अचीव कर पाऊंगा। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं इस चीज में, हालांकि मैं अपने शागिर्दों के साथ बहुत लीनियंट हूं। बहुत ज्यादा मेरे शागिर्द हैं भी, मतलब मेरा एक ये है क्योंकि मेरे को प्यार से सिखाया मेरे उस्ताद ने। बहुत बहुत दुआ, क्यों गाना बजाना दुआओं का काम है। गाना बजाना ऐसे नहीं आएगा कि आज मैंने कुछ करवा दिया हो तो वो बस उसको रट्टा फेकेशन से नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ अपने शागिर्दों को, भाई तुम्हारा जब दिल करे तब तुम बैठो,
संगीत अगर तुम्हें बुला रहा है तब तुम पहुंच जाओ उसके पास। अगर तुम्हें मारे बांधे का बैठना पड़े ना, एक एक्ट करके बहुत एक्टफुल होके कि नहीं यार ये 8 बज गए शाम के, अब तो मुझको यार वो सर ने बंदिश करवाई थी, वो मुझको कल सुनानी है क्लास में, तो मुझे 8 बजे बैठना पड़ेगा। दैट इज नॉट लर्निंग, दैट इज नॉट यू शुड डू। इफ इट इज कॉलिंग यू देन यू शुड गो, वो वरना अदरवाइज हो जाएगा, वो कोई मज़ा नहीं है। मेरे उस्ताद, मुझे लगता है कि शायद ये मुझे कहना ज़रूरी था इस पॉडकास्ट पे, क्योंकि पर्टिकुलरली ये पॉडकास्ट शास्त्रीय संगीत के ऊपर है। तो उस्ताद के दिल को संभालिए, उस्ताद का दिल हाथ में ले। उस्ताद के अंदर वो तासीर होती है, उस्ताद वैसी दे देगा आपको सब कुछ। डोंट ऑफर हिम मनी। अगर सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा की बात है, उस्ताद आपको भाई बहन बेटा सब कुछ समझ बैठेगा, बस दिल हाथ में लेना आना चाहिए। क्योंकि जो देने वाला होता है ना, दे देता है। शागिर्द का टेम्परामेंट जो होता है ना, वो उसको आर्टिस्ट बनाता है। एज ऑफ देखिए, आपने एक हम डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझसे एक सवाल ऐसे ही पूछ लिया था अभी पीछे कि क्या उस्ताद और शागिर्द दोनों की भी गलती होती है? बिल्कुल होती है, मैं मानता हूं। शागिर्द की गलती होती है वो ले नहीं पाता, उस्ताद की गलती होती है वो दे नहीं पाता। क्योंकि शागिर्द और उस्ताद एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। शागिर्द में वो एटीट्यूड नहीं आएगा, उस्ताद गलती कर बैठेगा, उस्ताद उसको बंदिश सिखा के बोल देगा हाँ बेटा ठीक है कर लो, क्योंकि उस्ताद को फील ही नहीं आएगा वो जो शागिर्द। मैं अपने दादा का फेवरेट शागिर्द था। वाई? बिकॉज मेरे अंदर एक ललक थी सीखने की। वो मुझे बुलाते नहीं थे कि आओ, अरे आ जाओ यार, आओ बैठते हैं, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। बेटा आओ, चल रहे हैं। मैं घर की शादियों से जल्दी लौट लौट के आ गया हूं, अपने कजिन्स की शादियों से, अपने चचाओं की शादियों से लौट लौट के मैं घर पे आ गया हूं। मेरे दादा तो ऐसे इंसान थे कि अगर शाम को 8 बजे किसी की शादी अटेंड करनी है, 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक वो खाना खा लेते थे, मुझको और मेरी मम्मी को ऑटो में बिठा के या गाड़ी में बिठा के वापस आ जाते थे कि मेरे को बेटे को, अपने पोते को तालीम देनी है। क्योंकि उस्ताद को पता था कि ये सीख लेगा, मैं इसको दे दूं। मगर वही हुआ ना कि मैं बीच में हट गया इस चीज से। और जब मैं हटा, बहुत ज़्यादा फारिग हो गया था दिमाग से, ये नहीं करना वो नहीं करना। मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी माँ बाप इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन एज दे एंटर दी एडल्ट्री। 18 साल के बाद से जो लोगों के, लड़कों और लड़कियों के अंदर जो खुजली शुरू होती है ना, पैसा कमाएंगे, पैसा उड़ाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। और कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ, उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो सीधा पापा की गाड़ियाँ निकालेंगे, मम्मी के पर्स खाली करेंगे, निकल जाएंगे। वो उम्र ही बहुत ख़राब है। मुझे ये एहसास है इस चीज़ का कि हाँ, मेरे माँ बाप या मेरे दादा या मेरी दादी ये सही कहते थे कि हाँ यार, ये 17-16 साल की उम्र बहुत नाजुक होती है, इसमें बच्चा बहुत सारे गलत डिसीजन लेता है। मैंने तो माशाल्लाह से भगवान के आशीर्वाद से 18 से लेके 22 साल की उम्र में सारे दुनिया के खराब ही डिसीजन लिए, कोई अच्छा लिया ही नहीं। बट एक डिसीजन मैंने सबसे अच्छा लिया, वो था कि मुझे शास्त्रीय संगीत कंटिन्यू करना। सर मेरे पास 1000 रुपये आ रहे हो, मुझे बड़ी तकलीफ हो, फाइनेंशियली मंदी में चल रहा हूं मैं, शास्त्रीय संगीत तब भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे वो दिया है शास्त्रीय संगीत ने, ख्याल गायकी ने, इन रागों ने। लोग मुझसे पूछते हैं कि हसन भाई आपको क्या लगता है, आप एक मैनेजर रख लीजिए, आप एक ऐसा बंदा रखिए जो आपको मैनेज करे। मुझे ना हरिहरन जी ने बोला,
वो भी मेरे घराने के शागिर्द। मैं आई लव हिम, पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ। व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, ही लव्स मी सो मच। उन्होंने बोला तू एक मैनेजर रख ले यार, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि वो मुझसे इतना प्यार करते। उन्होंने मेरे अंदर एक बात देखी कि मैं ना कभी भी बेवकूफ बन जाता हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया है फाइनेंशियली, जो आप बोल रहे थे। आपका सवाल था कुछ फाइनेंशियली, कैन यू हाँ। प्लीज से दैट? हाँ, सवाल ये था कि एक तो आर्टिस्ट के लिए ना कहना कितना इम्पोर्टेंट है और फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या रहते हैं, नए एवेन्यूज़ बिजनेस के लिए क्या रहते हैं, अगर हम इस टर्म्स ऑफ कहें भूखे पेट ना हो भजन, तो नए बच्चे अगर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट को देखते हैं तो उनके दिमाग में कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या क्या आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आपको भी स्ट्रगल फील हुआ फाइनेंशियली और उसमें किसने संभाला आपको? मैं आपको बताता हूँ, ये बात ऐसी है कि जितने भी बच्चे देखेंगे पॉडकास्ट, मैं खुद एक बच्चा हूँ। पहली बात तो मैं कोई बुड्ढा नहीं हूँ। हम्म। है क्या, देखिए मैं आपको एक बात पहले उतनी गायकी लाओ, इतने केपेबल हो कि आप एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, आप 4-4 8-8 शागिर्द तैयार करें, पहले उतना खुद सीखिए। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े यू नो हमारे आजकल बच्चे देख रहा हूँ, वो या तो करियर बना भी रहे तो साइड बाय साइड अर्निंग भी करना शुरू कर रहे हैं म्यूजिक से। गाएं अच्छा, बिल्कुल अच्छा गाएं, सब गाते भी बहुत अच्छा है। जब आप पूरी प्रॉपर गायकी सीख लो तब जाके आप किसी को तालीम दो यार। अगर आपको वो काम ही नहीं आ रहा, अगर एक बात, एक छोटी सी बात है, सा गा मा पा ने सा ने दा पा मा गा रे सा रे नि सा मा पा गा मा पा नि दा पा गा मा पा ने दा गा रे सा नि दा पा मा गा रे सा। ये भीम पलासी है। अब अगर देखें तो सा गा मा धा नि पा पा गा मा रे सा नि पा मा पा गा मा रे। शहाना के, राग शहाना के और भीम पलासी के एक ही सुर हैं, ट्रीटमेंट तो डिफरेंट हो गया ना। सागा मा धा की चाल, धा पे अगर हम जाके खड़े हो गए तो वो शहाना बन गया। और सागा मा पा गा रे सा सा रे नि सा मा, तो भीम पलासी और शहाना वैसे तो बहुत डिफरेंट राग है, लेकिन ये मेरी सोच है कि कहीं ना कहीं अगर धा पे जाके मैं खड़ा हो गया भीम पलासी में, तो वो तो शहाना बन जाएगा। ये फर्क अगर आपको आता है, आप किसी को भी सिखा दोगे शास्त्रीय संगीत। मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे कुछ लगता है ना, मुझे देना है। लेकिन आजकल ऐसा है, दिल्ली ले लीजिए आप, छोड़िए बम्बई, दिल्ली ले लीजिए, बड़े बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं लोगों ने। मैं तो घर पे तालीम देता हूँ सबको, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं और लैपटॉप पे बैठे हुए सिखा रहे होते हैं। और वो बच्चे भी ये सोचते हैं कि बहुत ही टेक सेवी गुरु है हमारा। तानपुरे चल रहे होते हैं, 4-8 बच्चे बैठे होते हैं, एक ऐसा सही सेटअप लेके बच्चों को सिखा रहे होते हैं। आप सेटअप बदल लें, आप एक इंस्टीट्यूट खोलने की, एक बंदा आपके लिए दरवाजा खोल के आपके बच्चों को एंट्री दे रहा हो, आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहा हो कि एक लड़की आपने डेडिकेटेड बिठा रखी है कि वो उस पर आपका नाम, एज और कितने साल से आपने गाना सीखा है, कौन कौन सी डिग्री है कि आपने पहले किसी से सीखा है, नहीं सीखा है, क्या है फलाना धमाका। आप कुछ भी कर लें, अगर आप सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं तो आप बहुत टेक सेवी हो, बहुत अच्छा आपने पेंट पूंट करवा रखा हो, चेहरे पे आप लिपस्टिक लगा के या कानों में घंटियां पहन के अगर आप गाना सिखा रहे हैं और वो बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहा और आप खुद ही इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, वक्त है अभी सिखाने में, रेदर देन आप। बहुत लोग होते हैं, मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप कुर्ता पजामा पहन के क्यों नहीं बैठते शास्त्रीय संगीत सिखाने। मैं बोलता हूँ कि यार अगर मुझे अपनी वेशभूषा बदलकर ही
तुम्हें संगीत सिखाना पड़े तो मैं तुम्हें संगीत कैसे डिलीवर करूंगा? मैं तो नॉर्मल शर्ट जीन्स में बैठ जाता हूँ या मुझे शॉर्ट्स में भी बैठ जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि तालीम दे रहा हूँ या फैशन शो करने जा रहा हूँ। मैं अगर अपने बच्चों को वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किस बात का उस्ताद हुआ? मेरे दादा तो बनियान और तहमत में बैठते थे, लुंगी और बनियान में बैठ के मुझे गाना सिखा दिया। मैं अगर उनको ये कह दूं, ये तुम कैसे सिखा रहे हो उस्ताद जी, आपको तो कपड़े बढ़िया पहनने चाहिए और कुर्ता पजामा पहन के सिखाए ना, मज़ा नहीं आएगा। ये गलती उस्ताद की भी होती है और गलती शागिर्दों की होती है, अगर शागिर्द खुद ही नहीं समझ पाएगा शास्त्रीय संगीत की और मैंने अगर बंदिश सिखा दी तो वो गलती उस्ताद की भी है ना। मैं ये मानता हूँ कि क्यों ही सिखाया। बच्चे डिमांड करते हैं, बड़े नए नए बच्चे आते हैं। एक लड़का आता है मेरे पास, पहली क्लास होती है, वो कहता है मुझे दरबारी सिखा दो। हाँ, पहली क्लास होती है, उसमें बोलता है मुझे दरबारी सिखा दीजिए जरा। मैंने क्यों भाई सिखा दो? कि वो मेरे सिलेबस में है। मैंने क्या बात है, मैंने माशाल्लाह जरा सा लगाओ बेटा। उस सा ऐसा लगा रहा है कि जैसे इंतकाल हो गया उसा का। अरे दरबारी, मैं आज भी नहीं, मुझे बहुत लोग कहते हैं हसन भाई दरबारी गा दो यार। मैं कहता हूँ भाई जब जब मैं उस उम्र में आ जाऊंगा या उस मयार में आ जाऊंगा कि मैं आपको दरबारी सुना सकता हूँ, मैं सुना दूंगा। हालांकि मैं गा लूंगा, बट मैं सोचता हूँ यार, कुछ लोग आपके पॉडकास्ट पे आए हैं, ऐसा ऐसा दरबारी गाया है साजन अंकल ने, राजन साजन मिश्रा जी ने, क्या उनका दरबारी सुनिए, कोहराम जोता हुआ था उन्होंने एक जमाने में। और आज भी आप देखें, शाहिद अंकल का दरबारी सुनिए, वाह वाह वाह, ये लोग अभी जिंदा हैं, अल्लाह ने सलामत रखे। हम अभी क्या करेंगे दरबारी करके? इतना राग है गाने को, भोपाली यमन तक गा लेंगे, यही हमारे लिए अभी पूजा दनाशरी कर लेते हैं, जरूरी है। मुझे ये सिखा दीजिए, मुझे वो करवा दीजिए, ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। और फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो भाई साहब बहुत गरीबी है। जिस तरीके की महंगाई है उस तरीके के पैसे मैं तो नहीं कमा पा रहा। अब बिग नो। और अब मुसीबत और चुल क्या है कि पैसा उतना आ भी नहीं रहा, और ये चीज तो मैं पैसे से कंपेयर ही नहीं कर सकता, ये तो इसका तो कोई मोल ही नहीं है। सिंगल हैंडेडली अभी भी अर्न कर रहा हूं मैं। ये मैं जानता हूं कि घर, फाइनेंसेस, गाड़ी का पेट्रोल, खाना पीना, ये कितनी मुश्किल से होता है। दो मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा ने बहुत अच्छा मुझे सब कुछ दिया है, बट भाई साहब एक छोटी सी बात है कि वो दिल में एक कसक रहती है ना कि नहीं यार, मेरे पास सब कुछ है, ये सब कुछ क्यों है, कहाँ से आ रहा है, और इसमें मैं क्या तब्दीली कर सकता हूँ। 16 साल की उम्र थी मेरी कि पापा ने बोल दिया था कि यार तू खुद कमा, अर्न समथिंग फॉर योर सेल्फ। देन जब देखिए, सिंपल सी बात है, पॉडकास्ट पे बहुत लोगों को देखिए शोज मिल रहे हैं, बड़े बड़े शोज, किसी के जुगाड़ से कि हाँ यार उसको फोन करवा देते हैं तो तुम्हें ये गाने को मिल जाएगा, थोड़ा पैसा लगा के शोज करवा देते हैं एक वेन्यू पे ले जाके कि हाँ यार उससे मार्केटिंग या पब्लिसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा। 4 8 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, शागिर्दों को, दोस्तों को, दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को, कि हाँ यार एक महफिल रख रहे हैं, आप प्लीज आके सुन लीजिए। जब किसी भी इंसान ने स्ट्रगल करा ही नहीं होगा तो माँ बाप के कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स, भाई बहनों के कॉन्टैक्ट्स, पति के कॉन्टैक्ट्स, पत्नी के कॉन्टैक्ट्स क्या काम आएंगे जब स्ट्रगल वो चीज ही नहीं देखी है। आप कितनी भी गजल गा लें, आप कितने भजन गा लें, आप कव्वाली गा लें, आप शास्त्रीय संगीत की बंदिश गा लें, स्ट्रगल आपका डिसाइड करता है कि आप किस तरीके की टोनैलिटी निकालेंगे स्टेज पे। और अगर वो आप और बना ही ना पाए, और अगर बंदे शरीक हो जाते रह जाएं कि यार हाँ यार अभी भी रंजिश ही सही गाई थी, या
मारवा का गुरु बिन ज्ञान गाया था, वो बात नहीं पैदा हो पा रही। स्ट्रगल। चप्पलें घिसी हैं सर। अब मैं बहुत फख्र करता हूँ कि मैं ऐसे माँ बाप की औलाद हूँ कि जिन्होंने मेरे को चप्पलें घिसवाई। ये नहीं बोला कि भाई हम तेरे को आज यहाँ ये ला के दे देंगे, तेरा स्टूडियो खोल देंगे। मेरे कुछ दो रिश्तेदार हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, बाप बोलते हैं हॉस्पिटल खोल देंगे। क्यों खोलेंगे भैया? क्लिनिक में बैठ, क्लिनिक में बैठ के थोड़ी मेहनत कर, 50-60 पेशेंट अटेंड कर भाई। 24-25 साल का है, अटेंड कर। डू दी ऑनर्स प्लीज। ये नहीं कि अपना खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के खड़ा कर देंगे, वहां पे आधी पेमेंटों पे तो नर्सों को रखेंगे। ये नहीं होना चाहिए। मेहनत करो। मैं आज भी चला जाता हूँ, कोई मुझे बुलाता ना दिल से, मेरे दादा के कॉन्टैक्ट्स बुलाते हैं कि अरे हसन भाई आके 1,500-2,000 रुपये देते हैं, मैं गा के चला आता हूँ। बहुत लोगों ने बोला नहीं आप अपना मार्केटिंग खराब करो। मैं बोलता हूँ यार दिल से बुला रहा है ना, पुकार है उसकी, जाऊँगा। वरना फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा है। वही है कि लग गई तो रोज़ी, नहीं लगा तो रोज़ा ही है। कुछ मेरे शागिर्द हैं जो मुझे टाइम पे पैसे देते हैं, ऑलमोस्ट 60% to 70%। आधे तो कर्जा लिए बैठे, देते ही नहीं है पैसे। मैं बैठा हूँ सामने, मैं लिहाज में बैठा होता हूँ कि नहीं यार चलो बच्चा है बच्ची है, आ गए हैं। एडवांस लेता ही नहीं हूँ, पहले मैं सिखा देता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ कि यार फीस चाहिए, तो भीख मांगने के बराबर है। सर मैं तो आपको अगली क्लास में दूंगी, मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा पैसे, तब बुरा लगता है। बट वो सारी बुराई कुर्बान है संगीत पे से, क्योंकि वो मयार है, वो स्टैंडर्ड सेट करना है। पैसे के लिए ही अगर भाई साहब काम करना पड़े ना, तो फिर मैं अभी आज कव्वालियां गा रहा होता उल्टी सीधी, बाल खड़े करके और ग्रीस लगा के बालों में उल्टी सीधी। लोग शराब पी रहे हैं और सामने कव्वाली चल रही है। 4 लाख रुपए पर शो, 8 लाख रुपए पर शो, ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकता था। मेरे पास 2-3 लोग आए, कहते हैं हसन भाई आप ये करना शुरू कर दो। आई डोंट वांट। व्हाई? बिकॉज सिंप्लिसिटी ऑलवेज विंस। मैं कहता, हरी जी बोल रहे थे ना कि यार तू मैंने एक्चुअली में आई नीड अ मैनेजर। कोई पॉडकास्ट अगर देखेगा तो भाइयों बहनों कांटेक्ट जरूर करना, आ जाना। बट शोज दे, अच्छा काम करे, खुद भी कुछ कट रखे, बट अच्छा काम दे। वरना शास्त्रीय संगीत वाले को ज़्यादा मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं। क्योंकि जो शो ही ऑफर करेगा वही बेचारा गरीब होगा। आज भी लोग, हसन भाई वो संस्था हमारी है, आपको तो पता ही है, ये है ऐसे, हम तो कुछ भी नहीं देंगे, तबला है, हारमोनियम है, सारंगी, आप बस गा के आ जाइएगा। एक जगह मुझे अभी भी 4 महीने पहले 6,000 रुपये मिले गाने के। मेहनत इतनी ज़्यादा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, बट कोई नहीं, आवाज़ दिल से निकलनी चाहिए। ईमान रागदारी में वही होना चाहिए। अगर ईमान बिक गया, रागदारी भी ऐसी ही बिक जाएगी, बिक जाएगी। वो दर्द कहाँ से डेवलप करूंगा भटियार गाने में सुबह सुबह? राग भटियार मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है। वो भटियार गाने में मैं दर्द और करुण कैसे पैदा करूंगा अगर पैसे फटाफट आके मिलने लग गए? और जिन्हें मिल रहे हैं उनको कोई एहसास नहीं है, वो भजन गाएं, कव्वाली गाएं, गजलें गाएं, मज़ा नहीं आता भैया। रटी रटाई चीज़ तो फिर मैं, रटे रटाए ऐसे आर्टिस्ट हैं भाई साहब, रट लो, बुला लेंगे 5 म्यूजिशियन घर और जैम पैड बुला के, टन 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 वो रट रहे हैं और वही रटा हुआ गा के चले आएंगे। तो वो एनर्जी कहाँ से लाओगे जो सामने वाले को लेनी है? मैं तो बिना रिहर्सल के चढ़ जाता हूँ स्टेज पे और फिर आप देखिए, क्योंकि वो दिल से आ रहा है। संगीत को मैनिपुलेट करा जाता है आजकल। जहां मैनिपुलेशन आ गया संगीत में कि अच्छा ऐसे से ऐसे कह दूंगा या कह दूंगी तो ये बात में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं यार,
जो आ रहा है म्यूजिक इज ऑलवेज फ्लोइंग जस्ट लाइक दिस पॉडकास्ट। मतलब इतना ऑनेस्ट इंटरव्यू मैंने आज तक नहीं देखा किसी का, इतनी ऑनेस्ट बात रखने में। काफ़ी लोगों के लिए इतना ऑनेस्ट कोई नहीं बोला है आज तक। ये वेरी मतलब दिल से आवाज़ जिसे कहते हैं ना, वैसी है। इतना ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा किसी को। लाइक दे हैव ऑलवेज सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। काफ़ी ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ऑनेस्ट, और एक खुददारी भी है। ये इसी वजह से मैं बताऊं, मैंने ये जब आपका ये देखा ना प्लेटफॉर्म की, ये देयर इज समथिंग विच इज यू नो क्लासिकल म्यूजिक पे ये कुछ हो रहा है, मैंने तभी बोल दिया यार यहाँ कांटेक्ट करवाया जाए, करेंगे। अब जैसे बच्चा बैठा है सामने, शिवा है और अयान भाई है, सागर बैठा है, ये मुझसे कहते हैं दिल से, बहुत दिल से कि नहीं सर आप देख लो, मैं जो हूँ वो मैनेज कर लूँगा आपका काम, और यू नो मैं आपके बच्चे संभाल लूँगा, या मैं आपका ये काम कर दूँगा वो काम कर दूँगा। मेरी एक मैनेजर एक्चुअली में थी, मैं आपको बताऊँ, कामाख्या, वो आज मुझे मिलेगी भी। वेरी वेरी नाइस बच्ची, बहुत बहुत प्यारी लड़की है। शिवा है, बहुत अच्छा बच्चा है। अयान भाई हैं, सब मेरे, ये सब अजीज लोग बैठे हुए हैं मेरे। ये सागर बैठा हुआ है, ये तो बहुत ही पुराना है, इन सबसे पुराना वो बैठा है सामने। एक बात है, यू नो पीपल, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, शायद अगर लोगों को मैं सच्चा दिखता हूँ तो। बट मैं सोचता हूँ कि ये जैसे बच्चा बोलता है कि नहीं सर मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा आपका, आप बोलो तो सही। मैं इसको एक बात बोलता हूँ, मैंने बोला यार तू मेरे घर का बच्चा है, मैं तेरे से काम करवा के क्या हासिल कर लूँगा, क्योंकि मुझे तुझे तालीम देनी है यार। तालीम देना बहुत ज़रूरी है, काम थोड़ी ना निकलवाने की। तू अपना म्यूजिक का करियर मेरे पास लेकर आया है और मैं तुझे मैनेजर बना के फिराऊंगा, दैट इज नॉट गुड फॉर यू। एक आध लोग करते होंगे इसके साथ ऐसा, मैं नहीं कर सकता। मेरी सोच अलग है। शिवा ये कर दो, शिवा वो कर दो, तुमने इसको कांटेक्ट करा, नहीं यार मैं इसको कबाब वबाब खिलाने ले जाता हूँ। अयान भाई के साथ मैं इंजॉय करता हूँ, सागर नामा के तो साथ मेरा अलग ही इंजॉयमेंट चल रहा होता है। कामाख्या अलग है, सतेंद्र मेरा शागिर्द अलग है, नितिका है, बहुत बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, कि इन लोग को मैं एज अ फ्रेंड ट्रीट करता हूँ और बड़ा प्यार करता हूँ सबसे मैं। तो सब लोग कहते हैं कि कोई मेरे को बोलेगा कि नहीं आज मैं आपको यहाँ से पिक कर लूँगा, सर मैं आपके जूते उठा लूँ, सर मैं आपका ये कर लूँ, सर मैं आपका वो कर दूंगा, सर भैया मैं आपका ये कर दूंगा, गुरुजी मैं आपका ये कर दूंगी। They should not assist. They should grow with my music. जी। They should grow with my music. क्योंकि देखिए मेरे दादा अगर मुझको ये बोले, जो मेरे साथ करते थे, that is what I do with them. And you know, by this, I have faced many controversies with my closed one. कि तुम अपने शागिर्दों के लिए ऐसा क्यों करते हो, तुम अपने शागिर्दों के लिए ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्या हो जाएगा कि उनको इतना प्यार दे दोगे कि क्या वो तुम्हारे सगे हो जाएंगे। ये सब तुच्छ बातें हैं। जो मेरा हो गया, जिसको मैंने सोच लिया कि हाँ यार ये बंदा, इसमें कुछ बात है, मैं उसको अपने हिसाब से रखूंगा अपने पास। आई फेस अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट दिस, कि ये नहीं है वो नहीं है, इतना क्यों प्यार करते हो किसी को, इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या है क्या। मेरे दादा ने क्योंकि मेरे साथ यही किया, और दूसरे शागिर्द लोग ये कहते थे कि यार इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना प्यार मिल रहा है। मेरे दादा कहते थे कि मैंने खुद तुम्हें चुना है एज अ शागिर्द अपना, तुम मुझे इसलिए पसंद हो। अब मैं चाहता तो मैं दादा के, मैं आपको बताऊं मैंने क्या क्या खिदमत करी है, मैं आपको बता, मैंने उनको नहलाया है, मैं उनके बाल कटवाता था, मैं उनकी दाढ़ी बनवाने लेके जाता था, मैं उनको ड्राइव करके इधर उधर लेके जाता था, मैं उनको एयरपोर्ट पे असिस्ट करता था,
उनकी उम्र के साथ साथ मेरा म्यूजिक ग्रो हो गया और मुझे पता भी नहीं लगा। मैं ये चाहता हूं कि ये जितने भी सामने लोग बैठे हुए हैं, इनका म्यूजिक ग्रो हो, इनको वो एटीट्यूड समझ आए कि यार शागिर्द होना और उस्ताद होना क्या है। जब ये वो एटीट्यूड समझ जाएंगे, दे विल स्टार्ट म्यूजिक। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ, कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए मेरे पास बैठने का, कि हाँ, मगर जब किसी उस्ताद के पास जाना होता है या किसी महफिल तकरीब में जाना होता है, मैं बोलता हूँ सब लोग यार कुर्ता पजामा पहन के, यू शुड लुक लाइक दैट यू आर एन आर्टिस्ट। व्हाट आई, ये मैं पॉडकास्ट पे ये आप चला भी देना। सोचिए, आज मैंने क्या सीखा कि टुडे इफ आई एम मैं अलाइव हूँ या मैंने आज सपने से आँख खोली है, तो अगर मैं ये देखूं कि मैं रियलिटी में बड़े गुलाम अली खान साहब बन गया, या अमीर खान साहब बन गया, राशिद खान साहब बन गया, गुलाम सादिक खान साहब बन गया, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब बन गया, जिनसे मैं इंस्पायर्ड उन्हीं के नाम ले रहा हूँ, भीमसेन जोशी जी बन गया, तो मेरा क्या एटीट्यूड होगा आज से। मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए मेरे काम के टुवर्ड्स। दैट इज व्हाट आई टीच देम ऑन डेली बेसिस। और तालीम तभी आती है जी, जब आप अपने शागिर्दों को ना लिए फिर उधर उधर कि हाँ यार आज ये करना है, आज वो करना है। मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ, मैं अपने साथ रखता हूँ। आई डू वर्क विद देम, आई डोंट डिक्टेट एनीवन। वरना मेरे 10 मैनेजर्स हैं फिर तो ऐसे, फिर तो मेरे 10 से 15 मैनेजर्स हैं। मैनेजर क्योंकि मैं उसको उसके लिए रखूंगा कि हाँ भाई, आई विल पे हिम और हर फॉर माई मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजर। इफ आई गिव यू दिस अमाउंट, यू गिव मी शोज, दैट इज। इन सब के साथ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये तो मेरे भाई बहन हैं, बंधु हैं, मेरे दोस्त हैं। जो लोग सुरों से रिश्ता बना लेते हैं वो वक्त के साथ नहीं, वक्त के पार चले जाते हैं। खान साहब, आज आपने जो अपने अनुभव और किस्से साझा किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो ताल दत्वा को जरूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर।